अगर खेती में सिर्फ बीज डालना ही काफ़ी होता तो हर किसान करोड़पति होता। तो आखिर फसल अच्छी करने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक तरीके काम आते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि हमारा आज 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो फसल का उत्पादन है वो कैसे होता है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि इसमें गलती कर जाते हैं कि सही तरीके से वो ना ही तो फसल का उत्पादन कर पाते हैं, ना ही उसका प्रबंधन कर पाते हैं, जिस वजह से जो है उनकी फसल जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन भी करते हैं और उससे बहुत अच्छी कमाई भी करते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आखिर वो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जो जिससे कि हमारी जो फसल होती है वो अच्छी हो सके। सबसे पहले हम जाने फसल उत्पादन आखिर क्या होता है। तो फसल उगाने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि जो साइंटिफिक प्रोसेस होती है, उसको फसल उत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन कहा जाता है। इसका लक्ष्य अधिकतम उपज और सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करना होता है। यानी कि इसमें इसका ये गोल होता है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपनी उपज प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और जो हमें फ़ायदा मिले वो भी बहुत अच्छी गुणवत्ता का मिले। अब इसमें जो है खाद्य सुरक्षा की बात करें तो बढ़ती आबादी को, अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो उस जनसंख्या के बढ़ने के लिए जो घर रहने के लिए घर चाहिए होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से रहने के लिए घर चाहिए तो फिर जो मतलब ज़मीन होगी, तो ज़मीन जो जिसमें हम फसल वगैरह बोते वो उसमें घर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो ज़मीन है जिसमें फसलें बोई जाती थी वो कम होती जा रही हैं। तो उस कम ज़मीन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल जो है वो उगानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए अच्छी ज़रूरत है कि हम अच्छी तरह से उसके फसल का उत्पादन करें और उसमें बढ़ती आबादी को भोजन उपलब्ध कराएं। ये एक उद्देश्य होता है। अब इसमें क्या क्या तरीके व काम आते हैं उनको हम जानते हैं। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें जो भी हमें बोना है उसकी बुआई की जाती है, उसके बाद उसकी सिंचाई की जाती है, यानी कि उसमें पानी वगैरह देना इस तरह से, यानी कि ताकि उसकी जो नमी है वो बनी रहे। उसके बाद खाद या फिर जो उर्वरक होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं। उसके बाद जो है मतलब अगर हम देखें तो जिस तरीके से जो है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जब मिट्टी को तैयार करने के बाद बुआई करने के बाद ही खाद दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी पहले सिंचाई की जाती है उसके बाद खाद दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से उसके बाद उनकी जो है, यानी कि जब फसल बुक करके आ जाती है, यानी कि जम के आ जाती है ऊपर को, उसकी वेडिंग की जाती है, उसको अच्छी तरह से जो है मतलब साफ़ किया जाता है चारों तरफ से। अगर एक्स्ट्रा घास वगैरह हो जाती है तो उसको साफ़ किया जाता है। उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि जब फसल बड़ी हो जाती है उसको काटा जाता है। काटने के बाद उसको स्टोर करके रखा जाता है, यानी कि उसको जो है अच्छे से संभाल के रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिट्टी को तैयार करने के बारे में, यानी कि अब हम जो है इन सारी ये जो मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक, सिंचाई, वेडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, यानी कि कैसे कैसे होता है। या फिर सबसे पहले मिट्टी को तैयार करने की बात करें तो ये कैसे होती है। सबसे पहले प्लगिंग की जाती है, यानी कि खेत को जोता जाता है। जोतने के बाद उसमें मतलब हल से उस मिट्टी को जो है पलटा जाता है, ताकि पलटने से क्या होता है कि मिट्टी को जो है उल्टा जाता है, उलटना उसको बोलते हैं। जब इससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो आसानी से चली जाती है। जब ऑक्सीजन जाएगी तो वो अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन उसमें हो पाएगा। और जो जड़ें हैं, यानी कि जो भी हम पौधा उसके अंदर बोने वाले हैं उसकी जड़ मजबूत होगी, यानी कि जड़ें जो है वो गहराई तक जाएंगी। और जब गहराई तक जाएंगी तो जड़ें मजबूत होंगी, तो जितनी जड़ें मजबूत होती हैं उतना ही जो पेड़ है वो अच्छा होता है। ठीक है, और खरपतवार और जो कीड़े हो जाते हैं वो भी उसके अंदर से नष्ट हो जाते हैं, इस तरह से मिट्टी को पलटने में। उसके बाद उसका समतलीकरण किया जाता है, यानी कि जिस तरीके से मिट्टी को पलटा है तो उसको जो है फिर इकसार किया जाता है ऊपर से, इसको जो है समतलीकरण या फिर लेवल में उसको लाया जाता है, इनके लेवलिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर बीज बोया जाता है। बीज बोने के लिए सबसे पहले जो बीज हम ले रहे हैं उसमें स्वस्थ वो बीज एकदम साफ होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी रोग नहीं लगा हुआ हो, और बीजों का चयन जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। उसके बाद बीजों का जो फफूंदनाशक होता है, यानी कि जो उसमें अगर फंगी वगैरह लगी हुई है, फंगीसाइड लगा हुआ है उसमें, तो उसको जो है उसका उपचार किया जाता है। अन्यथा ऐसा बीज लिया जाता है
जिसमें कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना लगी हों। उसके बाद विधियों की बात करें तो उसमें जो है बीजों को जो है इसमें डाला जाता है 2 तरीके से। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब उसमें जो है प्रोडक्ट उसमें जो है हाथ से ही इस तरह से डाल दिया करते हैं, यानी कि छिड़काव कर देते हैं। चूँकि यह समान तरीके से होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर बहुत कम रह जाता है, जिससे कि अच्छे तरीके से जो फसल है वो नहीं उग पाती। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इसमें मशीन का उपयोग करते हैं। मशीन के उपयोग से क्या होता है कि ये बेहतर एकदम लेवल के अनुसार यानी कि बेहतर दूरी के साथ जो है इसमें मतलब बीजों को डालती है मशीन। इसके अलावा अगर हम बात करें पोषण की, यानी कि जब ये बीज बो दिए जाते हैं उसको फिर पोषण दिया जाता है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला खाद दे करके, दूसरा उर्वरक डाल के। खाद दे के यानी कि इसमें खाद जो दिया जाता है यानी कि मैन्योर जो उसमें डाला जाता है वो नेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उसमें जो गोबर ऑर्गेनिक कोडंग और वर्मी कंपोस्ट उसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, किसमें? खाद्य में। दूसरा होता है उर्वरक डालना, यानी कि फर्टिलाइजर डालना। फर्टिलाइजर डालने में जो है रासायनिक चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यूरिया या फिर जो एनपीके होता है वो। एनपीके का मतलब है एक नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से होता है पोटाश। ठीक है, यानी कि इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें भी जो खाद है और उर्वरक है इनके अलग अलग कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं। जैसे कि अगर हम खाद की बात करें तो खाद जो होता है वो प्राकृतिक और जैविक होता है और ये उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है इससे, और जल धारण करने की जो क्षमता है यानी कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका धीमा असर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर मतलब इससे क्या होता है, खादें डालने से, मैन्योर डालने से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे जो है अपना फ़ायदा देती है। इसके अलावा उर्वरक की बात करें तो उर्वरक जो होते हैं वो रासायनिक कारखानों में निर्मित होते हैं। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे मिट्टी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और जल भी प्रदूषित करते हैं। देखें, इधर खाद डालने से कोई भी प्रदूषण वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे इसका यानी कि देर से इसका असर मिलेगा, देर से इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसी वजह से, देर से फ़ायदा मिलने की वजह से इसका यूज़ आजकल कम हो गया है। दूसरी चीज़, उर्वरक की बात करें तो इससे नुकसान होता है, यानी कि मिट्टी ख़राब हो जाती है। और इसके अलावा जो इसका जो असर है वो बहुत तेज़ी से होता है और जो है इससे फ़ायदा भी बहुत तेज़ी से मिलता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उपज है वो हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा फसल चक्र की बात करें, यानी कि जब इसमें हमें जो फसल है यानी कि कब कब किस तरह से जो फसलें हमें मिलती हैं, तो इसमें जो है एक ही खेती में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें प्राप्त होती हैं। कभी जो है मतलब इस तरह की फसलें प्राप्त होंगी जिसमें कि जो फलीदार होती हैं, जैसे कि मटर बोया जाता है, मटर की फलियां प्राप्त होती हैं, या फिर जो सेम बोया जाता है, सेम की फलियां, यानी कि इस तरह से जो है ये बोया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़, जैसे गेहूँ बोना, चावल जो धान वगैरह होते हैं वो बोना, इस तरीके से बोया जाता है, यानी कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग चीज़ें बोई जाती हैं। तो जो फलीदार ये बोई जाती हैं इससे मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, और इसके अलावा इससे जो है यानी कि जो हमारी ज़मीन है वो भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, और हमें जो है अच्छी जो फसलें हैं वो भी प्राप्त होती हैं। यानी कि फलीदार पौधे प्राकृतिक रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन वापस लाते हैं और इससे लाभ होता है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है वो भी बनी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंचाई के बारे में, यानी कि जब हमने यहाँ पर जो है मिट्टी ये अलग अलग फसलें वगैरह बो दी हैं तो फिर उसमें जो है पानी वगैरह दिया जाता है, यानी सिंचाई की जाती है। इसमें जो पारंपरिक रूप की बात करें तो इसमें मोहर या फिर रहट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी की इससे बर्बादी नहीं होती जब हम रहट का या फिर मोहर का उपयोग करते हैं। इसमें ना 2 तरीके आ गए हैं इससे, यानी कि जो आधुनिक तरीके हैं उसमें जल संरक्षण किया जाता है, यानी कि जो जल है वो हमारा बचा रहता है, ज़्यादा जल जो है वो ख़राब नहीं होता। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक ड्रिप इरिगेशन करके, यानी कि ड्रिप सिंचाई करके, दूसरा स्प्रिंकलर के द्वारा। जो ड्रिप इरिगेशन होता है, यानी कि ड्रिप सिंचाई के द्वारा बूंद बूंद करके इस तरह से जो है अलग अलग दूर दूर बूंद बूंद करके पानी डलता रहता है ज़मीन में, और पानी वो जो है ज़मीन के अंदर जाता रहता है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा और बेस्ट तरीका होता है, इससे सबसे ज़्यादा कुशल माना जाता है। इससे ज़मीन जो है वो आसानी से जो है पानी, सारा का सारा पानी अपने अंदर ले जाती है और धीरे धीरे पानी अंदर जाता है, और जो मिट्टी की नमी है वो भी बनी रहती है। ये बहुत अच्छा माना जाता है और पानी बर्बाद नहीं होता। स्प्रिंकलर जो है वो वर्षा की तरह यहाँ पर मतलब इसमें जो है वर्षा की तरह छिड़काव होता है, और वर्षा की तरह जो है धीरे धीरे यहाँ पर मतलब चारों तरफ इस तरीके से छिड़काव किया जाता है जिससे कि वर्षा हो रही हो। ठीक है, इसको जो है स्प्रिंकलर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें खरपतवार और सुरक्षा की, यानी कि इन बीजों की, यानी कि जो यहाँ पर बीज ये बोए गए थे, ये जो हमने मतलब बीज वगैरह बोए थे, तो इनकी जो है खरपतवार, उनको इनकी जो सुरक्षा है वो कैसे की जाएगी। सबसे पहले खरपतवार की बात करें, यानी कि वीड्स की बात करें, तो जो अवांछित पौधे होते हैं, यानी कि जो अनवांटेड, ऐसे पौधे जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो फसल को पानी और जो फसल का पानी और धूप जो है वो छीन लेते हैं,
वो खरपतवार कहलाते हैं, यानी कि उनको जो है हटा दिया जाता है। उनके उसके उपाय के लिए हाथ से उसको निकाला जाता है या फिर खरपतवार नाशी जो चीज़ें हैं वो उसमें डाली जाती हैं। यानी कि ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो मतलब मार्केट वगैरह में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि उनको मार दें या फिर उनको जो है ख़त्म कर दें या फिर उसको जो है हाथ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उनकी सुरक्षा की जाती है। कीड़ों और फंगस से बचाव के लिए कीटनाशक या फिर जैविक नीम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कटाई और भंडारण की, तो कटाई के लिए पकने का जब फसल पक जाती है उसके बाद उसकी कटाई की जाती है। फिर उसके बाद उसका भंडारण होता है, यानी कि उसको इकट्ठा करके रखा जाता है, अनाज को धूप में उसके सुखाया जाता है नमी हटाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कीड़ों और चूहों से बचाने के लिए साइलो या फिर जो सोइल्स का उपयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद FCI यानी कि आपातकाल के लिए बफर स्टॉक भी जो है वो बना दिया जाता है उसको। इसके अलावा अगर हम बात करें खरीफ की फसलें, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग मौसम की फसलों के बारे में। खरीफ की फसल क्या होती है, तो ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, यानी कि जून से लेकर अक्टूबर के बीच में ये रहती है, यानी कि जून में बो करके अक्टूबर में काट ली जाती है। इसको अधिक पानी की ज़रूरत होती है। इसमें धान, मक्का, कपास, ये जो फसलें हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं खरीफ की फसलों में। जबकि जो रबी की फसल होती है इसमें शीत ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर में बो करके इसको मार्च में काटा जाता है। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है। और गेहूँ, चना, सरसों ये इसके अंदर आती हैं, यानी कि जो गेहूँ, चना, सरसों है वो रबी की फसलों के अंदर आते हैं। इसके अलावा हरित क्रांति की बात करें जो कि 1960 में हुई थी, ये क्या था, तो उच्च उपज वाले बीज यानी कि जो HYV होते हैं वो और रसायन और सिंचाई का इसमें उपयोग किया गया था। 1960 में एक हरित क्रांति देखने को मिलती है। ये हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कि अच्छे अच्छे बीजों का हमने इस्तेमाल करना था और उसके बाद उसमें रसायन डाल के सिंचाई का उपयोग किया गया था ताकि जो फसल है वो अच्छी की जा सके। क्योंकि उस टाइम पर जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भुखमरी वगैरह हो गई थी। तो उस भुखमरी को ख़त्म करने के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी कि हम अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अच्छी से अच्छी फसलें मिलेंगी और जो ये अकाल की स्थिति है या फिर जो मतलब भुखमरी जो है वो ख़त्म हो सकेगी। इसके अलावा इससे क्या फ़ायदे हुए, गेहूँ और धान के उत्पादन में भारी वृद्धि हो गई। बहुत ज़्यादा जो है हमने गेहूँ और धान के जो उत्पादन है वो कर लिया, लेकिन इसके नुकसान भी देखने को मिले। अधिक रसायनों से मिट्टी की उर्वरता जो है वो घट गई और जो भूजल का स्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया, यानी कि जो पानी है उसकी कमी आ गई ज़मीन के अंदर। इसके अलावा आज की कृषि की चुनौतियाँ और समाधान की बात करें, आज के टाइम पर बहुत सारी चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं। जल संकट और मिट्टी की उर्वरता जो है वो लगातार घटती जा रही है, मिट्टी जो है वो सूखती जा रही है। तो इसमें समाधान क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए जैविक खेती की जाए, ZBNF का इस्तेमाल किया जाए। सटीक कृषि इसमें होनी चाहिए, यानी कि जो कृषि की जाती है वो सही तरीके से सही टाइम पर बिल्कुल एकदम देखभाल करके की जाए। इसके अलावा ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें अगर आपको जो है कोई भी फसल वगैरह बोनी है तो उसके लिए सही बीज, उसके अलावा उसका स्वस्थ मिट्टी उसको दी जाए, उचित सिंचाई उसके टाइम पर जो सिंचाई वगैरह की जाए, वैज्ञानिक रूप से उसकी देखभाल की जाए, तभी जो है आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छी हो सकेगी, खाद्य सुरक्षा हो सकेगी, यानी कि एक समृद्ध जो राष्ट्र है उसका निर्माण हो सकेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।